तो हमारे ब्रोकर से लेंगे। क्यों लेंगे कि हमारे ब्रोकर से इसीलिए लेंगे क्योंकि हमारे ब्रोकर के पास वो सिस्टम है, वो प्रोसेस है, जो प्रोसेस देख के कोई भी लैंडलॉर्ड ये डिफरेंशिएट कर पाएगा बाकी टेनेंट के साथ, बाकी जो ब्रोकर के साथ, ये ब्रोकर कहाँ पर डिफरेंट है। वेलकम एवरीवन। सो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं और मनीष सर डेफिनेटली ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस टॉपिक का जो है रेट चेक सर्विसेज के लिए जो ब्रोकर का जो चैलेंजेस है या रियल एस्टेट कंसल्टेंट का जो चैलेंजेस है, क्या क्या चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं आज के डेट में, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली दैट, क्या क्या चैलेंजेस है ये सिर्फ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे ये चैलेंजेस के बाद कैसे उसको सॉल्यूशन मिल सकता है थ्रू रेट चेक सर्विसेज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे उनको क्या क्या सॉल्यूशन या क्या क्या सॉल्यूशन वो चाहते हैं या क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन, वो हम लोग इस जो डिस्कशन होगा अभी, जो हम लोग सेशन होगा हम लोग का, मेरा और मनीष सर का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मनीष सर भी बहुत सारे इनपुट देंगे इसके ऊपर, मैं भी थोड़ा बहुत इनपुट देंगे, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है, ये जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो मुझे लगता है कि सबको, जो व्यूअर्स आप देख रहे हैं या आप लोग ध्यान से पूरा चीज़ को सुनिए, तो आपको भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आज के डेट में कितना डिफ़िकल्ट होता है एक ब्रोकर या एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के लिए उसका बिजनेस को रन करने के लिए। और बहुत सारे ब्रोकर और बिजनेस कंसल्टेंट बिजनेस नहीं कर पा रहे, या उसका कंसल्टिंग जो फार्म है वो चल नहीं पा रहे ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम, ड्यू टू बहुत सारे चैलेंजेस के वजह से। वो सारा कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मनीष सर के साथ। तो मनीष सर प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए। और टोटली रेंटल जो सर्विस है, और यहाँ पे ब्रोकर लोग बहुत ही इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे सोसाइटी के बहुत हेल्प करता है टेनेंट को और प्रॉपर्टी ओनर को। ठीक है, तो मेनली जो कॉन्सेप्ट है जो कैसे करके डे बाय डे जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मतलब ब्रोकर जो अर्निंग घट जा रहा है, इतना कंपटीशन है, और स्टेबल कैसे इनकम कर सकता है हम लोग को प्लेटफॉर्म में थ्रू से। ठीक है, इसलिए जो आप पहले डिस्कशन किया, जो आज के जो कन्वर्सेशन है, जो स्मार्ट एंड सेफ रेंटल बिजनेस ग्रोथ फॉर ब्रोकर के लिए। और यहाँ पे ब्रोकर मतलब हम लोग को जाएगा से बोल रहे हैं जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एज ए रिस्पेक्ट के हिसाब से रेंटल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। ठीक है, तो इसी जगह से आप नोटिस कीजिए रेट चेक यूज करने से क्या प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोफेशनलाइज बिल्ड होगा, और साथ साथ क्या होगा, एक बिल्ड ट्रस्ट होगा, और जो क्लोज द डील फर्स्टर। तो क्लोज द डील मतलब समझ में आ रहा है, क्लोज द डील मतलब जो जल्दी जो भी टेनेंट बा जो घर वैकेट है उसको जल्दी कैसे क्लोज हो सकता है। तो हम लोग को सिस्टम यूज करने से जल्दी क्लोज हो सकता है। तो आगे भागे इसको डिस्कशन होगा। इंक्रीज इनकम मतलब कैसे करके इनकम जो हो रहे वो कैसे करके स्टेबल होगा स्टेप बाय स्टेप, और जो ग्रोथ होगा वो प्रोफेशनली। तो आई होप हम लोग को जो सेंट्रल जो मैसेज है, ठीक है, आप थोड़ा क्लाइट हुआ तो फिर भी आप बता सकते हैं एक्चुअल मैसेज क्या है आज के जो सेशन है। आज के सेशन में जो मैसेज है मनीष सर ने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। इसमें मुझे लगता है नहीं और ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि स्मार्ट एंड सेफ रेंटल बिजनेस ग्रोथ फॉर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। मतलब जो अभी जो एजेंट या ब्रोकर जो है उनका अभी जो बिजनेस है उतना सेफ नहीं है जो जितना सेफ होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लायंस इशू से या कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर से वो गुजरता है। तो जो आज के डेट में अगर हम लोग इस मॉडल को फॉलो करते हैं तो आज के डेट में जो एजेंट होगा या जो ब्रोकर होगा या जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उसको उतना चैलेंजेस, उतना रिस्क
लेना नहीं पड़ेगा, रिस्क प्रोटेक्शन रहेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग स्मार्ट एंड सेफ रेंटल बिजनेस ग्रोथ फॉर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। इसमें क्या हो रहा है, एक है प्रोटेक्ट, एक है प्रोफेशनलाइज, और तीसरा है ग्रोथ योर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बिजनेस। मतलब आप जो इस बिजनेस कर रहे हो उसको और भी ज़्यादा कितना अच्छे से स्मार्टली आप ग्रो कर सकते हो, यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यही है मेन चीज़। तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे आप थोड़ा बताइए जो रेट चेक स्टैंडर्ड फॉर, ठीक है, एक्चुअली अबाउट रेट चेक, तो प्लीज़ आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ये तो आपको पूरा नॉलेज है। तो रेट चेक क्या है, तो रेट चेक क्या है, रेट चेक का क्या मीनिंग है, ये आप हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें एकदम क्लियरली इस जो पीपीटी का जो स्लाइड है इसमें पूरा क्लियरली मेंशन क्या है। तो मैं वन बाय वन इसको डिफाइन करूंगा और वन बाय वन इसको बोलते जाऊंगा कि क्या है। तो रेट चेक स्टैंड्स फॉर फर्स्ट आर फॉर रिस्क रिडक्शन। मतलब जो रिस्क है एक ब्रोकर के लिए, एक रियल एस्टेट ओनर कंसल्टेंट के लिए जो चैलेंजेस है, जो रिस्क है, वो फर्स्ट रिस्क रिडक्शन करते हैं। हमारा रेट चेक सर्विसेज उस रिस्क को पहले रिडक्शन करते हैं। तो ये है फर्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रिस्क रिडक्शन। सेकंड ई स्टैंड फॉर ई टू एंड रेंटल सॉल्यूशन। मतलब एंड टू एंड रेंटल सोल्यूशन मतलब कि एक आपका जो रेंट आप दे रहे, मतलब एक ब्रोकर का जो रेंट का प्रोसेस होता है वो शुरू से लेके एंड तक कैसे वो स्मूथली उसको प्रोसेस में थ्रू प्रोसेस एक सिस्टमेटिकली कैसे कर सकते हैं एंड टू एंड, वो एंड टू एंड प्रोसेस हम लोग उनको देंगे थ्रू सिस्टमेटिकली, जिसमें सारा कुछ क्लियरली एकदम सिस्टमेटिकली प्रोसेस होगा, जिसमें कोई वर्बल कुछ डिस्कशन नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी सिस्टमाइज। तो इसीलिए लिखा है ई फॉर, हम लोग का जो रेट चेक का ई फॉर एंड टू एंड रेंटल सॉल्यूशन मिलेगा उसको। तो ब्रोकर के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही इसको बर्डन फ्री हो जाएगा। डी फॉर डिजिटल प्रूफ। मतलब जो भी रेंटल का जो भी चीज़ रहेगा, शायद रेंटल एग्रीमेंट हो, जो भी हो, वो पूरा डिजिटल प्रूफ होगा। मतलब डिजिटली वो प्रूफ रहेगा, तो कोई वर्बल डिस्कशन नहीं होगा, ना तो लैंडलॉर्ड से होगा ना तो टेनेंट से होगा, सारा कुछ डिजिटली प्रूफ होगा, डिजिटली सिस्टमेटिकली उसको रखा जाएगा। तो वो जब चाहे वो डिजिटली उसको शो कर सकते हैं, देखिए आपके साथ ये बात हुआ था, आपके साथ ये कन्वर्सेशन हुआ था, ये कम्युनिकेशन हुआ था, तो हर एक चीज़ डिजिटली प्रूफ रहेगा। तो डी फॉर यहाँ पर डिजिटल प्रूफ। नेक्स्ट सी फॉर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। मतलब कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच मतलब कि ये जो हम लोग का जो मॉडल है, मतलब जो सिस्टम बना हुआ है, तो ये कस्टमर सेंट्रिक एक सिस्टम है। एक ब्रोकर के लिए ये चाहिए कि कितना कस्टमर उसको मिल सकता है, तो हम लोग का जो मॉडल है उसमें उसको मैक्सिमम कस्टमर के वो रीच कर सकते हैं, कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं। सो कस्टमर क्या करेंगे, कस्टमर को वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को फेच कर सकते हैं। और दो चीज़ें, एक उनके लिए कस्टमर दोनों है, टेनेंट भी है और लैंडलॉर्ड भी है। लैंडलॉर्ड उसके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशन में है और टेनेंट उसके लिए हैंडशेक रिलेशन में है, लेकिन दोनों के लिए वो इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही उनके लिए कस्टमर है। तो ये हम लोग का जो सिस्टम है, रेट चेक का सिस्टम है, वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। तो इसीलिए एक जो ब्रोकर है उसको टेनेंट को भी अच्छे तरह से वो मैनेज कर पाएंगे और लैंडलॉर्ड को भी अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है एच मतलब हायर ट्रस्ट। इसमें क्या होगा, क्यों हायर ट्रस्ट हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा ब्रोकर है जो ब्रोकर हार्डवेयरली काम करते हैं और उसके ऊपर कोई बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते भी है, बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं भी करते, क्योंकि उसका कुछ नहीं है, सिस्टम कुछ नहीं है, उसका प्रोसेस कुछ नहीं है, वो जो भी करता है वो हार्डवेयरली करता है। लेकिन हम लोगों का जो रेट चेक का जो सिस्टम है, इसमें सारा कुछ इतना अच्छा प्रोसेस ओरिएंटेड है, सिस्टम ओरिएंटेड है कि उसमें हायर ट्रस्ट मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों का एक ट्रस्ट मिल रहा है इस बीच में। और जो ब्रोकर है वो भी दिखा सकता है कि देखिए मैं एक सिस्टम फॉलो करके
के काम कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। नॉट ओनली दैट, जो ब्रोकर है इन बिटवीन उसके साथ भी कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। उसका जो भी कमीशन है, जो भी उसका जो पार्ट है, परसेंटेज है, वो भी सारा कुछ क्लियर रहेगा। तो इसमें हायर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ब्रोकर पहले बोला था कि 10,000 लेंगे, बाद में वो बोल रहा है कि नहीं 20,000 मुझे चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रस्ट है, ऑलरेडी उसमें क्या कितना कमीशन, क्या क्या कौन कितना मिलेगा, वो सारा कुछ मेंशन रहेगा। तो ये है हायर ट्रस्ट। नेक्स्ट, ये मतलब एरर फ्री प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये एरर फ्री है। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि एरर होगा, क्योंकि एरर होने का चांस नहीं है। कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, कुछ डिफिकल्टी इजी से यूज कर पाएंगे। तो इसमें एरर होने का चांसेस एकदम मिनिमाइज है, मतलब होगा ही नहीं। एरर फ्री प्रोसेस है ये। तो इसके लिए इतना इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है नाम। और सी का मतलब कंप्लायंस रेडी सिस्टम। कंप्लायंस रेडी सिस्टम मतलब इसमें जो भी कंप्लायंस का है वो ऑलरेडी रेडी रहेगा। तो कोई अलग से कोई कंप्लायंस करने का जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ऑटो जनरेटेड सारा कुछ होगा। लाइक मैं बोल रहा हूँ, लाइक रेंट एग्रीमेंट हो, बाकी जो भी लीगल कंप्लायंसेस हो, जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस हो, वो कंप्लायंस जो भी कंप्लायंस है ऑटोमेटिक उस सिस्टम में रहेगा और ये स्मूथ प्रोसेस में रहेगा। तो ये ऑलरेडी कंप्लायंस रेडी सिस्टम है। दूसरा कोई सिस्टम बनाने का मतलब रखने का जरूरत नहीं है। और के मतलब नॉलेज एंड रिकॉर्ड सिस्टम, मतलब जो हम लोग का जो सिस्टम है उसमें सारा कुछ रिकॉर्ड रहेगा, मैनेज कर पाएंगे, देख पाएंगे और पूरा नॉलेज रहेगा कि क्या क्या कौन सा डेट में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, सारा कुछ डिटेल्स रहेगा। तो दिस इज द रेट चेक का जो अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ या कंफर्म मतलब डिफाइन करूँ तो ये हो रहा है। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, यस, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट आप शेयर किया, वेरी नाइस। और नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जाता है, ठीक है। तो ये स्लाइड के अंदर जो एक्चुअल रियलिटी है, माने फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी एक सिटी के अंदर प्रॉपर्टी ओनर एक लिस्ट किया, इधर बाहर में टूलेट लगाया और ऑनलाइन में पब्लिश किया। अभी लिस्ट पाने के साथ साथ सराउंडिंग जितना सारा रेंटेड जो ब्रोकर है, ठीक है, तो उसी के पास कनेक्ट करता है, उसको साथ कॉल करके एक ही बात बोलता है, मेरा पास भी अच्छा टेनेंट है। तो ये सिनारी से ये स्लाइड बोल रहे हैं। और ऑल जो ब्रोकर है सब लोग की बात कर रहे हैं, जो सर आई हैव ए टेनेंट। तो मान लीजिए 10-20 लोग एक जन के कांटेक्ट कर रहे हैं और ये सिनारी है, ठीक है। तो मतलब क्या कंपटीशन है इस स्टोरी का माध्यम से। अगर आप क्लियर हुआ तो थोड़ा यदि बताएगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, डेफिनेटली। क्या मैं मतलब इसका मनीष सर ने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर दिया, फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इसमें क्या ये जो सिनेरियो है, जो स्लाइड है, इसमें क्या दिखा रहा है, हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक्चुअली कुछ नहीं, हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि एक जन का एक रूम है, वो रेंट देना चाहता है। अभी वो जब रेंट देना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जो बोलेगा कि मेरे पास टेनेंट है। कोई मतलब 20 लोग हो सकते हैं जो बोल रहा है कि मेरे पास टेनेंट है, मेरे पास टेनेंट है, मेरे पास टेनेंट है। तो जो लैंडलॉर्ड है वो किसका टेनेंट को लेंगे कि एक तो टेनेंट, वो तो 20 लोगों का टेनेंट को नहीं अकोमोडेट कर सकते, किसी एक का टेनेंट को उसको लेना पड़ेगा। तो हम लोग किसके पास लेगा, कौन सा टेनेंट का वो लेगा, कौन सा ब्रोकर से वो टेनेंट लेंगे? तो हमारे ब्रोकर से लेंगे। क्यों लेंगे? कि हमारे ब्रोकर से इसीलिए लेंगे क्योंकि हमारे ब्रोकर के पास वो सिस्टम है, वो प्रोसेस है, right. जो प्रोसेस देख के कोई भी लैंडलॉर्ड ये डिफरेंशिएट कर पाएगा बाकी टेनेंट के साथ, बाकी जो ब्रोकर के साथ ये ब्रोकर कहाँ पर डिफरेंट है। तो इसीलिए उस ब्रोकर को चूज करते हैं, इसीलिए इसको एकदम वेरी गुड, नाइस। थर्ड स्लाइड के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक स्टोरी है, माने मान लीजिए 70% 80% जो ब्रोकर है, जिस भी हालत में हो, जिस भी प्रोसेस में हो, जल्दी करके डील क्लोज कर लिया, बा उसको जो भी XYZ जो कमीशन है उसको मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो ओनर है फ्यूचर में उसके साथ इतना रिलेशन नहीं रखता, बा ओनर का यदि कॉल आएगा वो अवॉइड करता है, ठीक है। मैंने ओनर का जो भी कुछ प्रॉब्लम
वो अवॉइड करता है, कुछ सॉल्यूशन नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे एक ब्रोकर का जो बिजनेस फ्यूचर आने वाला व होने वाला वो भी लॉस होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल मैसेज है जो हमेशा जो ओनर है उसको 7 रूम देने के बाद भी, ठीक है, टेनेंट किराएदार देने के बाद भी अच्छा गुड रिलेशन रखना चाहिए, तो फ्यूचर में और भी सर्विसेज रेफरेंस मिल सकते हैं। और हमेशा जो टेनेंट है उसको साथ एक फ्रेंडशिप हैंडशेक डील करना चाहिए, जो काम कंप्लीट है ओके थैंक यू, ठीक है ना। तो ये इसी जगह से प्रॉपर्टी ओनर वर्सेस टेनेंट का एक सेंट्रल मैसेज है। अरे आप भी इसको क्लैरिटी आ गया? एकदम क्लैरिटी है इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ब्रोकर है उसके साथ दोनों का रिलेशन बनाना चाहिए, एक प्रॉपर्टी ओनर के साथ, एक टेनेंट के साथ। प्रॉपर्टी ओनर के साथ इसीलिए अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशन होने से क्या होगा कि जब वो फिर से उसको खाली होगा मकान या होम, फिर से उसके साथ फिर से रिलेशन अगर अच्छा रहेगा तो फिर से वो नया टेनेंट दे सकता है। हम लोग को उद्देश्य उसको डिस्कस करने के एक ही है कि ऑब्जेक्टिव है इसके वजह से भी बिजनेस फेल होता है, राइट, ठीक है, एकदम। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, अब थोड़ा मेन बेसिक पॉइंट के ऊपर बता दीजिए, जल्दी आगे हम लोग जाएगा स्लाइड के। तो आज का जो एजेंडा है, टुडेज एजेंडा, वो है फर्स्ट जो पॉइंट है ये है कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चैलेंजेस, मतलब ब्रोकर का क्या क्या चैलेंजेस है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर्टी ओनर पेन पॉइंट्स, क्या क्या पेन पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर्टी ओनर का क्या क्या पेन पॉइंट्स होता है वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्या क्या है। नंबर 3, वाई ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मॉडल इज़ रिस्की, मतलब जो अभी जो ब्रोकर है, अभी जो प्रॉपर्टी एजेंट है या रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उसके क्या मतलब वो जो बिजनेस कर रहे वो कितना रिस्की है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों उसका मॉडल रिस्की है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ट्रेडिशनल वो मेथड फॉलो करते हैं उसके लिए वो कितना रिस्की है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 4 डिस्कस करेंगे रेट चेक 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन। रेट चेक हम लोग का जो प्रोडक्ट है, हम लोग का जो सर्विस है, 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है ये 4 स्टेप सॉल्यूशन क्या है, इसमें क्या क्या मिल सकता है और कितना ईजी से ये हम लोग मतलब वो जो ब्रोकर है मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इनकम अपॉर्चुनिटी, मतलब एक ब्रोकर का, एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का कितना इनकम अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, हम और मनीष से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग का आज के मीटिंग का जो एजेंडा है क्लैरिटी होगा, सिंपल बात है। जो ब्रोकर होंगे उसका दर्द प्रॉपर्टी ओनर को जानना है, जो प्रॉपर्टी ओनर एक्चुअल क्या प्रॉब्लम के अंदर फेस करते हैं, सिंपल बात है। और मार्केट में अभी इतना जो कंपटीशन है, क्या नया तरीका, नया क्या प्रोसेस है उसको बिल्ड करना है, ठीक है। और यदि बिल्ड हो जाएगा तो अर्निंग ज़्यादातर बढ़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्यों ना सेशन, ये तो हम लोग के सामने कोई बैठा नहीं है, तो यदि हम लोग ये वीडियो पब्लिश होगा, ठीक है, पब्लिकली, तो कोई कस्टमर कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है, डेफिनेटली। तो बेसिकली टुडे एजेंडा करंट रियलिटी ऑफ रेंटल ब्रोकरेज, तो ये भी आप अच्छा से क्लैरिटी दे पाएंगे, एकदम सिंपल है, ठीक है। जैसे हम लोग को डिस्कशन हुआ प्रीवियस, क्या डिस्कशन हुआ, एक प्रॉपर्टी के ऊपर कितना ब्रोकर कॉल करता है, कितना कंपटीशन है, ठीक है, बहुत है। फास्टर डील क्लोज नहीं होता, हाई प्रेशर होता है, ठीक है, लो ट्रस्ट आफ्टर इंसिडेंट। इसका मतलब मान लीजिए मैं ब्रोकर हूँ और आप प्रॉपर्टी ओनर है, मैं एक टेनेंट आपको दिया, वो टेनेंट कुछ भी डिस्प्यूट करने से और कुछ प्रॉब्लम हुआ, गलती किसको पकड़ाएगा, रेपुटेशन के मेरा जाएगा, जो मैं ये ब्रोकर है मैं दिया था, ठीक है ना। तो लो ट्रस्ट आफ्टर इंसिडेंट, और ये सारा चीज़ से सेव होने के लिए एक तरीका, जो प्रोसेस है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो रेट चेक 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो
आई होप आपको अब भी क्लियर हो गया। एकदम एकदम दिस इज क्लियर है, क्योंकि करंट रियलिटी यही है जो भी रेंटल ब्रोकरेज में, और फिर से मनीषा के साथ मैं भी बोल रहा हूँ कि बहुत ही हाई कंपटीशन है। इसीलिए एक सपोज एक रूम खाली हुआ तो मतलब 100 ब्रोकर चला जाता है कि मेरे पास टेनेंट है, मेरे पास टेनेंट है, तो हाई कंपटीशन है डेफिनेटली। फास्टर डील्स हायर प्रेशर, मतलब कौन ज़्यादा फास्ट करेंगे ये वो डील क्लोज करेगा, ये एक प्रेशर रहता है हमेशा कि वो ये एक टेनेंट पहले लेके चला जाएगा, वो टेनेंट पहले लेके चला जाएगा, एक प्रेशर रहता है। नेक्स्ट, लो ट्रस्ट आफ्टर इंसिडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट होने का, कोई ब्रोकर एक टेनेंट दिया है और एक लैंडलॉर्ड उसको रखा है उस घर पे, फिर छोटा सा कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो कुछ भी इंसिडेंट होता है तो वो ब्लेम आ जाता है वो ब्रोकर के ऊपर। वो ब्रोकर के ऊपर जब ब्लेम आ जाता है, क्या प्रॉब्लम क्या होता है, वो ब्रोकर के साथ फिर वो लैंडलॉर्ड काम नहीं करना चाहते हैं। मतलब नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर टेनेंट वो लेके जाता है, प्रॉस्पेक्टिव कोई टेनेंट वो लेके जाता है उस लैंडलॉर्ड के पास, वो लैंडलॉर्ड बोलते नहीं भाई, आप मुझे जो पहले जो आपने जो टेनेंट दिया था वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ही ये प्रॉब्लम किया था, तो आपका टेनेंट को मैं नहीं रखूंगा। तो ये एक मतलब ये क्या होता है कि लो ट्रस्ट बन जाता है, मतलब ट्रस्ट इशू हो जाता है। तो ये ट्रस्ट इशू एक बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है। तो ये सब सारा चीज़ के अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, अगर इसको सॉल्यूशन मोड पे प्रॉब्लम सॉल्व मोड पे अगर जाए, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रेट चेक 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन, इसमें अगर जाएंगे तो ये ऊपर में जो भी तीन फैक्टर देखिए, व्हाइट में जो 3 फैक्टर है, हाई कंपटीशन, फास्टर डील्स, हायर प्रेशर एंड लो ट्रस्ट आफ्टर इंसिडेंट्स, ये तीनों घट जाएगा अगर ये वाला प्रोसेस रेट चेक 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन अगर आप फॉलो करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर का जो 3 जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा एक ब्रोकर के पास से। मेन सेंट्रल जो मैसेज है, आप अच्छा से और भी क्लैरिटी दिया, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का रिस्क बढ़ गया और प्रोटेक्शन कम है। आगे चलिए, अभी यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, एक सिनेरियो है, ठीक है, जो ब्रोकर क्लोजिंग और लिविंग एवरी ईयर इंडिया का क्या सिनेरियो अभी चल रहा है, जो हम लोग प्रीवियस डिस्कस किया। तो यहाँ पे 40 से 50% ऑफ न्यू ब्रोकर्स एग्जिट विद इन 2 से 3 इयर्स के अंदर। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि बिजनेस चल के इतना नंबर ऑफ जो लोग वर्क कर रहे हैं, तो उसी जगह से एग्जिट क्यों हो रहे हैं? तो उसके अंदर एक्चुअल क्या पेन है, क्या कंपटीशन है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रियलिटी है 20,000 से 30,000 तक जो रेंटल ब्रोकर्स स्टॉप ऑपरेशन एवरीवेयर। 20,000 30,000 लोग मतलब वो जो काम छोड़ते ऑपरेशन छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको रीजन क्या है? ये अप्रोच एक डाटा, तो यहाँ पे जानना है मेन रीजन क्या है। देखिए, मेन रीजन फॉर ब्रोकर क्लोजर, राइट? नो स्टेबल फॉर रिकरिंग इनकम, फेक टेनेंट इंसिडेंट एंड डिस्प्यूट, जो पीवीएस भी हम लोग थोड़ा बात किया था, पुलिस और लीगल प्रेशर, ठीक है, कभी किसी को घर दिया था, टेनेंट फेक निकल के आया, पुलिस उसको कॉल किया, तो ऐसा जो प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस लगातार चलता है, तो पुलिस और लीगल प्रेशर भी उसको होता है, जो मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है उसको साइड में। कमीशन होচ্ছে कि डिनाई, ओनर बोला यार इतना नहीं दूंगा, अभी नहीं होगा। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड सिस्टम, तो लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हर प्रोसेस के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, बट ब्रोकर के साथ, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनर का बा टेनेंट का ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, टोटली बाहर वाले प्रोसेस को अंदर डील होता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन की वजह से क्या होता है, स्टेबल बिजनेस क्लोज होता है, क्लोज बॉन्ड कर देता है, ठीक है। एकदम तो शायद आपको एकदम क्लियर है। लास्ट जो पॉइंट है वो थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कि ब्रोकर्स डोंट फेल ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, दे फेल
ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोटेक्शन। मतलब कोई भी ब्रोकर जो है वो कभी भी डिमांड, मतलब डिमांड नहीं है मार्केट में, डिमांड नहीं है इसलिए वो फेल नहीं होता है। मार्केट में हमेशा डिमांड होता है, मार्केट में डिमांड रहता है, इसके लिए कोई भी ब्रोकर फेल नहीं होता। फेल होता है लैक ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोटेक्शन। मतलब सिस्टम्स, उसके पास सिस्टम नहीं है, उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, उसके पास प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, इसीलिए वो फेल हो जाता है। वो फेल कभी भी डिमांड की वजह से नहीं होता है। अभी हम लोग देखते हैं जो हम लोग मेजर जो अभी बात किया, तो मेजर प्रॉपर्टी ब्रोकर का चैलेंजेस क्या है, मेन जो पॉइंट है आप बताइए। नंबर 1, फेक टेनेंट्स। डेफिनेटली फेक टेनेंट्स क्या होता है कि चैलेंजेस, ब्रोकर का चैलेंजेस, टेनेंट्स बहुत सारे फेक टेनेंट्स में निकलता है। और फेक टेनेंट्स निकलने के, अगर निकलता है जब, तब पहले ब्लेम जाता है वो ब्रोकर के ऊपर, क्योंकि ब्रोकर वो टेनेंट को ढूंढ के दिया था। तो ब्रोकर विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसके ऊपर ब्लेम जाता है। दूसरा होता है डिस्प्यूट्स। बहुत सारे डिस्प्यूट्स होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम इशू होता है जो फिर ब्रोकर के ऊपर जाता है वो डिस्प्यूट्स, क्योंकि ब्रोकर वो टेनेंट को ढूंढ के दिया था, ब्रोकर उस टेनेंट को रखा विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन उसको रखा। तो डेफिनेटली बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकता है, और इसके लिए जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस वो फिर ब्रोकर के ऊपर जाता है। थर्ड हो गया पुलिस इंक्वायरी होता है। कोई भी डिस्प्यूट होगा तो डेफिनेटली पुलिस इंक्वायरी होता है। फोर्थ है नो रिटन प्रूफ। अभी नो रिटन प्रूफ, क्योंकि ये क्यों नो रिटन प्रूफ, क्योंकि जो भी ब्रोकर होता है वो सब सारा कुछ वर्बली करता है, वर्बली कमीशन लेता है, वर्बली डिस्कस करता है, वो वर्बली टेनेंट के साथ बात करता है, वर्बली लैंडलॉर्ड के साथ बात करता है, सारा कुछ वो वर्बली करता है। कोई भी रिटन कुछ प्रूफ, रिटन कुछ प्रोसेस सिस्टम वो फॉलो नहीं करता है। तो दैट इज ऑल्सो चैलेंज, नो रिटन प्रूफ। एंड पेमेंट डिलेज। मतलब पेमेंट डिलेज मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी उसका कमीशन या जो भी, जैसे वो एक टेनेंट को ढूंढ के दिया है तो उसका जो भी परसेंटेज या कमीशन मिलना चाहिए, तो वो क्या करता है, लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, बोलते हैं कि बाद में देंगे, या टेनेंट के पास से अगर लेना है तो टेनेंट बोलते हैं नहीं बाद में देते। इसमें कोई रिटन प्रूफ नहीं है, रिटन कुछ एग्रीमेंट नहीं है, तो वो लोग डिनाई कर सकते हैं, डिनाइल कर सकते हैं, और इसमें ब्रोकर कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। तो मेन जो कॉल टू एक्शन है, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के लिए ट्रेस बढ़ गया पर स्टेबिलिटी कम है, मेन जो बात है। चलिए आगे हम लोग का जो स्लाइड है हम लोग देखता है। इसी हिसाब से एक ब्रोकर का चैलेंजेस पॉइंट हम लोग अभी बात किया। अभी जिसके लिए काम करना है, मतलब ओनर के लिए टेनेंट देना है, एक्चुअल ये भी फील करना चाहिए जो ओनर का स्पेसिफिक उसको माइंड में क्या चल रहा है, मतलब उसको क्या चैलेंजेस है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से देखिए, उसको भी डर होता है जो मेरा घर में रुकेगा तो वो फेक तो नहीं, कुछ कांड करके फ्यूचर में नहीं बैठेगा, बाकी कुछ कांड करके आया कि ना, और रेंट टाइम में देगा कि नहीं देगा, हाँ प्रॉपर्टी मेरा क्या डैमेज कर सकता है, डिपॉजिट डिस्प्यूट हो सकता है, और पुलिस एंड सोसाइटी के एक डर होता है, कंप्लेंट्स, ठीक है डेफिनेटली। तो प्रॉपर्टी ओनर को चैलेंजेस ये है, ठीक है। अभी ये जो चैलेंजेस है, यदि हम लोग को रेड चेक 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन लिएगा तो डेफिनेटली तो चैलेंजेस कम होते जाएगा, ठीक है। तो आप यदि इसके बारे में कुछ बात करेगा। हाँ एकदम, जैसे ब्रोकर का जैसे चैलेंजेस हम लोग अभी इतना टाइम तक ब्रोकर का चैलेंजेस डिस्कस किया कि ब्रोकर का कितना चैलेंजेस होता है, ब्रोकर के क्या चैलेंजेस फेस करता है। सेम चीज़ फेस करते हैं प्रॉपर्टी ओनर क्या चैलेंजेस फेस करते हैं कि फर्स्ट वो फियर ऑफ फेक टेनेंट्स, उसको हमेशा डर लगता है कि मैं जो टेनेंट को रखा है वो टेनेंट सही है ना, वो टेनेंट कुछ कल कोई इंसिडेंस नहीं करेगा ना, कल कुछ मतलब कुछ ऐसे कुछ तो होगा नहीं जिसके लिए मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मेरे लिए पीस डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये हमेशा एक फियर दिमाग में रहता है कि मैं जो टेनेंट को रखा हूँ ये सेफ टेनेंट है ना, मैं सेफ किसी को रखा हूँ ना, ये एक हमेशा क्वेश्चन मार्क रह जाता है प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए। नंबर 2, रेंट डिफ़ॉल्ट। ये बहुत कॉमन चीज़ है, रेंट डिफ़ॉल्ट। मतलब जो टेनेंट को रखा है, जो अगर कुछ प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं होता है, अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है, तो क्या करेगा वो जो टेनेंट है वो
सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनको 5 तारीख को उसको 20,000 पे करना है, मतलब 20,000 को उसका रेंट है। अभी वो रेंट डिफॉल्ट कर रहा है, वो दे नहीं पा रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं आज नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मैं 2 दिन के बाद दे रहा हूँ, 5 दिन के बाद दे रहा हूँ। तो ऐसे करते करते 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने चला जाता है और वो रेंट नहीं दे पाता है। उसका भी कुछ इशू हो सकता है, उसका कारण हो सकता है, उसके लिए नहीं दे पा रहा है। तो ये पेमेंट रेंट डिफ़ॉल्ट होता है, और रेंट डिफ़ॉल्ट जब होगा तब ये जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वहाँ से एक अर्निंग हो रहा था, वो अर्निंग स्टॉप हो गया क्योंकि वो रेंट नहीं दे रहे। तो रेंट जब डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो प्रॉपर्टी ओनर के भी वो अर्निंग नहीं मिल रहा है, तो उसका भी एक प्रॉब्लम हो रहा है, उसका भी कुछ लायबिलिटीज़ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो निभा नहीं पा रहे। तो दिस इज द ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेंट डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी डैमेज। अभी जो टेनेंट को रखा है वो टेनेंट प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है कि वो सपोज उस घर को वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ उसको अगर कुछ वेल फर्निश्ड फ्लैट है तो उसका फ्रिज खराब हो गया, उसका टीवी खराब कर दिया, उसका वॉशिंग मशीन खराब हो गया, या उसका कुछ और भी एक्सटर्नल और इंटरनल कुछ भी मतलब जो भी स्ट्रक्चरल कुछ जो चेंजेस है वो कर दिया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो और भी वर्स्ट कंडीशन में अगर वो कुछ टेररिस्ट वगैरह कुछ निकला तो गया पूरा, एकदम पूरा घर इधर उधर हो गया। तो प्रॉपर्टी डैमेज का भी रिस्क होता है। नेक्स्ट है डिपॉजिट डिस्प्यूट्स, मतलब उसका सपोज उसके बात हुआ था कि 2 महीने का एडवांस देना, 3 महीने का एडवांस में देना। वो बोला कि ठीक है मैं 1 महीने का भी दे रहा हूँ, बाकी 2 महीने में थोड़े दिन के बाद 15 डेज 20 डेज के बाद मैं दे रहा हूँ। लेकिन वो रहना स्टार्ट कर दिया, फिर वो डिपॉजिट का वो नहीं दे पा रहे, तो ऐसे भी डिस्प्यूट हो सकता है। फिर हो गया आपका ये जितना भी मैंने अभी डिफ़ॉल्ट या डिस्प्यूट बोला, उसके बाद भी अगर कुछ इंसिडेंट हुआ, जैसे मैं बोला कुछ डैमेज, कुछ इंसिडेंट, कुछ टेनेंट ने कुछ उल्टा सीधा कुछ किया है, तो फिर वो पुलिस एंड सोसाइटी कंप्लायंस में आ जाएगा। फिर अगर वो कॉम्प्लेक्स में है तो सोसाइटी रूल होता है, सोसाइटी फिर उसको क्वेश्चन करेंगे, सोसाइटी के फिर सोसाइटी के ऊपर वो आंसरेबल हो जाता है, सोसाइटी उसको क्वेश्चन करेगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है, प्रॉपर्टी ओनर के चैलेंजेस बन जाता है फिर। वेरी गुड पॉइंट। और इसलिए जो ओनर का जो डर है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट पे पार प्रेशर, यानी जितना प्रॉपर्टी ओनर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम किसके ऊपर जाता है? प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या ब्रोकर के ऊपर जाता है। ठीक, राइट। अभी आगे क्या देखना है? जो व्हाई ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मॉडल इज फेलिंग। सिंपल जो हम लोग डिस्कस करके आया है वो प्रोसेस के वजह से ये फेल होता है। क्यों? नहीं, यहाँ पे देखिए बार बार प्रोसेस हम लोग 2 टाइम 3 टाइम बात कर लिया। जो टेनेंट बा किराएदार नो वेरिफिकेशन करके देता है, सब लोग नहीं, कुछ परसेंटेज करता है, कुछ परसेंटेज बिल्कुल भी इसके ऊपर कुछ पता ही नहीं कि क्यों वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। और जो एडुकेशन है जो प्रॉपर्टी ओनर के, जो ब्रोकर उसको प्रॉपरली एडुकेट भी नहीं करता है। जो मैं रख रहा है ये एक्सपेंस आपका हो मेरा हो, बट कंप्लीटली एक वेरिफिकेशन करके आपको टेनेंट मिलेगा। ठीक है। नो डॉक्यूमेंटेशन। अभी नो डॉक्यूमेंटेशन मतलब एग्रीमेंट भी हो सकता है, अदर्स रिटेन बहुत सारा फॉर्मेलिटीज हो सकता है। ठीक है। सिर्फ टेनेंट के साथ किराएदार हो सकता है, किराएदार के साथ ब्रोकर के हो सकता है। तो एक प्रोसेस सिस्टमेटिक नहीं है, कुछ एविडेंस नहीं होता है। ठीक है। नो डिजिटल रिकॉर्ड, मतलब ऐसा कुछ डैशबोर्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए फेसबुक या इंस्टाग्राम में किसी को प्रोफाइल है, आपको प्रोफाइल है व मेरा प्रोफाइल है, तो ओपन करने से देखने के लिए मिल जाता है जो मैं कब पोस्ट किया, क्या क्या आया, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, डिटेल्स मिलता है प्रोफाइल के अंदर। तो उसी हिसाब से ना ब्रोकर का डैशबोर्ड है, ना टेनेंट का डैशबोर्ड है, ना ओनर का डैशबोर्ड है। तो वो जो 4 स्टेप मार्ट सॉल्यूशन है, तो उसी जगह से सबका अलग अलग डैशबोर्ड, कब टेनेंट आया, कब गया, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या एग्रीमेंट है, क्या वेरिफिकेशन है, तो ऑल डिटेल्स होगा। तो ये प्रोसेस ट्रेडिशनली चल रहा है। ठीक है ना। बस इसलिए ये प्रोसेस फेल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है।
तो इसलिए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नीड सिस्टम, नॉट ओनली स्पीड। तो मैं चाहूँगा जो और भी आप इसी तरीके से शेयर कीजिए, ठीक है। तो जो हम लोग को ब्रोकर का माने हम लोग को इस जगह से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का हेल्प होगा, ठीक है। तो मनीष ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया कि ये जो ट्रेडिशनल जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मॉडल क्यों फेल हो रहा है, क्यों वो चल नहीं रहा है, कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अभी तक जो भी डिस्कशन किया है, अगर उसको हम लोग सम अप करें तो प्रॉब्लम यही पर है कि वो मॉडल, ट्रेडिशनल जो मॉडल है वो फेल होगा ही। क्योंकि वो फेल इसलिए हो रहा है कि वो जो मॉडल है वो मॉडल स्टेबल मॉडल नहीं है। मॉडल के जो ट्रेडिशनल जो मॉडल है वो मॉडल इतना लूफोल से, उस मॉडल इतना वल्नरेबल है, इसीलिए मॉडल फेल होते जा रहा है। क्या इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जो ये जो 4 पॉइंट जो आप लोग देख रहे हैं स्लाइड पे, ये 4 पॉइंट ही इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए फेल हो रहा है। नंबर 1, वर्बल प्रोसेस, मतलब कोई रिटन प्रोसेस है ही नहीं। मतलब टेनेंट के साथ ब्रोकर का, ब्रोकर के साथ लैंडलॉर्ड का कोई भी रिटन प्रोसेस नहीं है। जो भी होता है वर्बल प्रोसेस होता है। वर्बल प्रोसेस हमेशा रिस्की होता है क्योंकि उसमें कुछ एविडेंस होता नहीं है, उसमें कुछ ये नहीं होता है। वर्बली मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला वो रिकॉर्ड नहीं है। तो डेफिनेटली ये है फर्स्ट जो प्रोसेस, जो चैलेंजेस है, जो फेल, जिसके वजह से फेल होता है मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज वर्बल प्रोसेस। नंबर 2, नो वेरिफिकेशन, कोई वेरिफिकेशन होता नहीं है। ये एक ट्रस्ट के ऊपर होता है कि वो जो टेनेंट है उसको पैसा चाहिए, और वो जहाँ से भी टेनेंट उसको मतलब तो ब्रोकर को पैसा चाहिए, अर्निंग चाहिए। वो क्या करेंगे? वो जो भी टेनेंट को मिलता है वो टेनेंट देखते हैं कि हाँ इसको मिल गया मुझे टेनेंट, अभी मुझे उसको एक लैंडलॉर्ड को फिक्स करके उसको घर देना है, क्रिया मतलब जो भी रेंट कराना है वो कराना है। लेकिन इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो वो सही टेनेंट को दे रहे नहीं दे रहे, उसको वो ब्रोकर को या रियल एस्टेट कंसल्टेंट को खुद को ही पता नहीं है कि एक्चुअली वो खुद ठीक सही टेनेंट को दे रहे नहीं दे रहे वो लैंडलॉर्ड को। तो दैट इज द मेन पॉइंट, नो वेरिफिकेशन। देन नो डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन भी होता नहीं है। मतलब इन बिटवीन कोई ब्रोकर के साथ टेनेंट का, ब्रोकर के साथ लैंडलॉर्ड का कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है, या कुछ एग्रीमेंट ऐसे कुछ होता नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि नो डॉक्यूमेंटेशन, जिसके वजह से ये मॉडल फेल हो रहा है। क्योंकि ये पूरा एक अनऑर्गेनाइज सिस्टम से चल रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड एक प्रोसेस से चल रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मॉडल नहीं है ये। नंबर 4 जो ये है, नो डिजिटल रिकॉर्ड्स, कोई डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं है, इसीलिए ये मॉडल आज के डेट में ऐसे फेल होते जा रहा है। ये मॉडल चल नहीं रहा है, ट्रेडिशनल मॉडल। तो यही है। तो इसमें इसीलिए नीचे लिखा है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नीड सिस्टम, नॉट ओनली स्पीड। सिर्फ स्पीड नहीं, सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना है। करेक्ट। हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट जो 4 स्टेप जो मार्च सॉल्यूशन है, ठीक है। सिंपल है। जैसे एक प्रॉपर्टी ओनर, उसको फर्स्ट क्या घर है, ठीक है, तो बाहर में लिस्ट करे व ऑनलाइन में लिस्ट करे, ठीक है। तो हम लोग को जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो लिस्ट कर पाएगा, ठीक है। लिस्ट होने के बाद जो कैंडिडेट किराएदार आ रहा है उसको क्या करना है? वेरिफिकेशन, मतलब टेनेंट वेरिफिकेशन करना है। टेनेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही उसका एक एग्रीमेंट प्रोसेस करना है। अभी तो गवर्नमेंट मैंडेटरी रूल्स लगा दिया, जो वेरिफिकेशन मैंडेटरी, रजिस्टर मैंडेटरी, ठीक है। और थर्ड है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट क्या है ना, मान लीजिए ओनर और किराएदार कितना डिपॉजिट दिया था, कब दिया था, मंथली कब पेमेंट हुआ था, घर के अंदर एनिमिटीज क्या था, उसको एविडेंस प्रूफ है कि नहीं है, जो भी टर्म कंडीशन है, जो भी इंटरनली घर के अंदर यूज हो रहे हाउस ओनर प्रोवाइड किया, तो ऑल चीज़ के एक एविडेंस के हिसाब से रिकॉर्ड होगा। इसी जगह से मंथली उसको इनवॉइस जनरेट होगा, मनी रिसिप्ट होगा, बहुत सारा फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो मैं ये प्रॉपर्टी ओनर के बात किया, और प्रॉपर्टी ओनर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डील कौन कर रहा है? हम लोग बात कर रहे हैं ब्रोकर का अर्निंग कैसे स्टेबल होगा। एक्चुअल जो प्रॉपर्टी ओनर का ये नीड है। अभी मान लीजिए मैं ब्रोकर हूँ, तो मुझे पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इस प्रोसेस में एक किराएदार एक सेफ
और स्मार्ट तरीके से वो किसी ना किसी टाइम में जो भी एविडेंस का ज़रूरत होगा, जो छोड़ने के टाइम कुछ भी लीगली डिस्प्यूट ना हो, कुछ क्वारलिंग ना हो, एकदम स्मूथली एक घर शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, गुड रिलेशन होगा। तो मेन जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मतलब ब्रोकर के ये अंडरस्टैंडिंग है, तो कैसे करके मार्केट में बिल्ड करेगा? यदि प्रॉपर सिस्टम नहीं थकेगा तो कैसे बिल्ड करेगा? पर तो इसलिए हम लोग को थ्रू से जो भी जो ब्रोकर मतलब हम लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बोलते हैं, हम लोग को प्रोसेस के साथ यदि ऐड होगा, ऐड होने के बाद मतलब हम लोग को सब ज्वाइन होने के बाद टोटल प्रोसेस, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी ओनर के लिए यदि ब्रोकर इंटरेस्टेड है तो वो लिस्ट कर सकता है। ठीक है, टेनेंट वेरिफिकेशन मांगा ओनर, टेनेंट वेरिफिकेशन जरूरत है, किसी प्रॉपर्टी ओनर बात किया तो कैसे करके दिएगा? तो टेनेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंस सबको पता है, जो पुलिस वेरिफिकेशन जरूरत है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूरत है, बट एक ब्रोकर उसको काम तो वेरिफिकेशन करना नहीं है, बट डिमांड है ओनर का, तो वो कैसे सॉल्यूशन करेगा? उसको प्रोसेस कैसे सॉल्यूशन करेगा? तो उसको पता इंस्टेंट यदि सॉल्यूशन होगा तो तुरंत प्रॉपर्टी ओनर के क्या बात करेगा, जो मैं आपको टेनेंट का करके दूंगा, नो इशू, विद इन 1 डे के अंदर पूरा से पूरा जो रिपोर्ट उसको मिल जाएगा। तो उसको डील होने के जो पॉसिबिलिटी हार है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी रेंट एग्रीमेंट ही सेम है, तो हम लोग को रेट चेक जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन फ्यू मिनट के अंदर बोथ पार्टी के अंदर डिजिटली प्रोसेस के थ्रू टेनेंट और जो ओनर उसको रेंट एग्रीमेंट भी बन जाएगा। ठीक है, और इसी जगह से देखिए टेनेंट का एक डैशबोर्ड मिलेगा, जैसे प्रीवियस बात किया, जो हम लोग को ब्रोकर उसको भी एक डैशबोर्ड है और जो ओनर है उसको भी एक डैशबोर्ड है। तो जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट वो डैशबोर्ड के अंदर थकेगा, रेंट एग्रीमेंट भी उसको डैशबोर्ड के अंदर थकेगा, डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मतलब जो प्रीवियस डिस्कशन किया वो पूरा से पूरा एंड टू एंड जो भी वर्क एक्टिविटी होता है ओनर एंड टेनेंट, ऑल चीज एप्लीकेशन थ्रू से इनबिल्ट है। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या होगा, जैसे मान लीजिए लीगल नोटिस अदर्स, तो थोड़ा हम लोग आगे भागे जो लिस्टिंग, टेनेंट वेरिफिकेशन, रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, थोड़ा हम लोग आगे एक एक पार्ट के थोड़ा करके 1 मिनट 2 मिनट करके हम लोग शेयर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये हो गया 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन, सिंगल क्लिक के अंदर उसको पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा और ये हम लोग सपोर्ट करेगा कंपनी जगह से। मेन जो फोकस है प्रॉपर्टी ओनर ब्रोकर के लिए जो 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन किया, यहाँ तो ब्रोकर भी हैप्पी है, प्रॉपर्टी ओनर भी हैप्पी है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, कहाँ पे कुछ डिस्प्यूट नहीं है, जितना हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का क्लियर हो गया। तो आगे भागे मैं आपको बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो जैसे लिस्टिंग, ये टेनेंट, रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मतलब लिस्ट, वेरीफाई, साइन और मैनेज, ये थोड़ा एक एक स्लाइड आप इसको डिस्कस प्लीज कीजिए। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा टेनेंट वेरिफिकेशन बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। मान लीजिए ये क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस इसलिए कर रहा है बहुत सारा जो ब्रोकर है व प्रॉपर्टी ओनर है, जो टेनेंट के क्या क्या चेक करना चाहिए, खाली आधार कार्ड पैन कार्ड करने से नहीं होगा, तो एक्चुअली क्या क्या चेक करना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम लोग को वेबसाइट के अंदर 3 टाइप का प्लान है। ठीक है, इंस्टेंट कुछ चेक हो जाता है, कुछ टाइम लगता है, बट ये अमाउंट का कुछ फिक्स नहीं है, हर बार अप्स एंड डाउन होता है। तो बेसिकली हम लोग को सेंट्रल जो मैसेज है, जो टेनेंट के क्या रिक्वायरमेंट है, कितना हाई प्रोफाइल का टेनेंट है, बा क्या एक्चुअली उसको चेक करना चाहिए, तो ये चेक के बारे में आप थोड़ा बात कीजिए। तो 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन के अंदर जो टेनेंट वेरिफिकेशन है, टेनेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या चेक करना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी ओनर का व ब्रोकर का, जो हर चीज ऑल चेक करना चाहिए ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो टेनेंट का जो पार्ट है, तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो मनीष ने अभी जो बात बताया कि जो 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन है उसमें जैसे हो गया, पहले लिस्टिंग हो गया, फिर आपका वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाई हो गया, फिर एग्रीमेंट साइन हो गया, फिर मैनेजमेंट हो गया, मतलब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, मतलब ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बोल रहे। तो ये चारों चीज़, ये 4 स्टेप सॉल्यूशन अगर हम लोग मान लेते, इसको अगर हम लोग अच्छे तरह से अगर समझ लेते, अगर समझ पाएंगे तो ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है। तो कुछ नहीं, मैं फिर से वो 4 पॉइंट का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। नंबर 1 है प्रॉपर्टी लिस्टिंग। तो कोई अगर लैंडलॉर्ड है, उसको अगर लिस्टिंग करना है सपोज, तो लिस्टिंग तो वो खुद सपोज नहीं कर पा रहे, तो जो ब्रोकर है वो ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ दैट लैंडलॉर्ड वो खुद वो प्रॉपर्टी लिस्टिंग कर सकते हैं हमारे पोर्टल के थ्रू। मतलब हमारे पोर्टल में वो फ्री लिस्टिंग का ऑप्शन है, उसमें वो डाल सकता है प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्या क्या एमिनिटीज़ है, क्या क्या फीचर्स है, कितना रूम है, रूम में क्या क्या है, वो मार्बल फ्लोरिंग है या मोजाइक है, या वो कितना स्टोरेज बिल्डिंग है, कौन सा फ्लोर में वो अवेलेबल है, लिफ्ट फैसिलिटी है या नहीं है, पार्किंग फैसिलिटी है या नहीं, जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी है, कितना स्क्वायर फीट का है, सारा कुछ ये लिस्टिंग में, वो सारा डिटेल्स उनको मिल जाएगा प्रॉपर्टी लिस्टिंग में। और प्रॉपर्टी लिस्टिंग में क्या होगा कि उसमें फ़ोटोज़ भी रहेगा, तो देख भी पाएगा कि एक विजुअल एक इमेज आएगा कि कैसे प्रॉपर्टी है, कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, उसके लिए ईजी है, मतलब जो लेना चाहते हैं उसके लिए कितना कन्वीनियंट है, वो सारा कुछ इसमें लिस्टिंग में रहेगा। उसमें वो रेंट का भी जो भी अमाउंट है वो भी सारा कुछ इसमें मेंशन रहेगा। नंबर 2 है वेरिफिकेशन, जो टेनेंट वेरिफिकेशन। तो टेनेंट वेरिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, सब ये शायद आज का अभी भी बहुत सारे लैंडलॉर्ड को पता ही नहीं है। और ब्रोकर जो भी ब्रोकर होता है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट होता है, उनको भी पता नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट अगर हम लोग उनको समझाते हैं, मतलब लैंडलॉर्ड को समझाते हैं, तो ब्रोकर खुद वो चीज़ ले सकता है वो काम, कि मैं आपको सारा कुछ, ये जो मैं टेनेंट दे रहा हूँ, ये टेनेंट का सारा कुछ मैं वेरिफिकेशन करके आपको पूरा रिपोर्ट में दे रहा हूँ। मतलब इसके ऊपर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, आप बहुत पीसफुली आप इनको रख सकते, और रात को आप पीसफुली आप नींद पे सो सकते, कोई इशू नहीं होगा। तो ये टेनेंट का जो वेरिफिकेशन है, इसमें बहुत सारे चेक्स है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ चेक्स है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो टेनेंट वेरिफिकेशन हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हो गया रेंट एग्रीमेंट। अभी जब वेरिफिकेशन हो गया, अभी जब सारा कुछ सही हो गया, टेनेंट भी राज़ी है वो घर लेने के लिए, और लैंडलॉर्ड भी राज़ी है वो घर देने के लिए रेंट पे, तब और ब्रोकर का काम तब कंप्लीट हो जाता है। तब ब्रोकर का नेक्स्ट जो स्टेप आता है कि रेंट एग्रीमेंट, जो 11 मंथ्स का जो रेंट एग्रीमेंट होता है, या लीव एंड लाइसेंस जो एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट वो कर सकता है। ये एग्रीमेंट का प्रोसेस जो है वो भी हम लोग के पोर्टल से थ्रू ऑटो जनरेटेड, हम लोग पूरा स्टैम्प पेपर उसको करके देंगे। तो क्या होगा कि वो 11 मंथ्स का जो प्रोसेस है, वो 11 मंथ्स का जो एग्रीमेंट होगा, 11 मंथ्स का वो एग्रीमेंट में सारा क्लॉजेस लिखा रहेगा, उसमें क्या क्या एक टेनेंट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, उसको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, मंथली रेंट कितना है, इलेक्ट्रिसिटी में पर यूनिट उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, सारा कुछ उसमें उसमें सारा कुछ रहेगा। उस एग्रीमेंट में मंथ का कौन सा डेट में उसको पेमेंट करना है, कितना डेट के अंदर उसको पेमेंट करना है, सारा कुछ इसमें मेंशन रहेगा। तो ये हो गया रेंट एग्रीमेंट। एंड लास्ट जो पार्ट है दैट इज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मतलब इसमें क्या है, इसमें जो हम लोग का जो पोर्टल है, उसमें जो डैशबोर्ड है, उसमें एक टेनेंट के लिए एक डैशबोर्ड रहेगा, एक लैंडलॉर्ड के लिए एक डैशबोर्ड रहेगा, और एक ब्रोकर के लिए डैशबोर्ड रहेगा। ये ट्रांजैक्शन मॉडल यही मैं बोलना चाहता हूँ, एक ट्रांजैक्शन मॉडल रहेगा। इसमें क्या होगा, ट्रांजैक्शन मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सारा नॉलेज रहेगा। ये टेनेंट के पास भी नॉलेज रहेगा, ये लैंडलॉर्ड के पास भी नॉलेज रहेगा। तो बाद में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा। अगर टेनेंट बोलेगा कि नहीं आप, मैंने तो ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन, ये तो आपको इलेक्ट्रिक बिल दे दिया था, या मेंटेनेंस चार्ज मैंने दे दिया था, नहीं दिया था, सारा कुछ इसमें ट्रांजैक्शन में, सारा हिस्ट्री में वो रहेगा। तो वो दिखा पाएगा, वो लैंडलॉर्ड भी दिखा पाएगा, टेनेंट भी दिखा पाएगा। तो इसमें कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, कुछ भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो सिंपल सी ये 4 स्टेप है जो हम लोग अभी डिस्कस किया है।
नेक्स्ट आ रहा है कि वो जो चेक्स का मैं अभी बात किया था कि एक मतलब वेरिफिकेशन करने के लिए, एक टेनेंट की वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत सारा चेक्स का ज़रूरत होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ये चेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना चेक्स कर सकते हो, आप कितना चेक्स आप करोगे। लेकिन ये जो बेसिक जो चेक्स है इस स्लाइड में जो दिखा रहा है, ये सारे चेक्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक चेक को मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ आपके ईजी, क्योंकि स्लाइड में शायद वो आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियरली बोल रहा हूँ। नंबर 1, आधार वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार वेरिफिकेशन, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन में उसका एक्चुअल का रेसिडेंस जो एड्रेस है, रेसिडेंस प्रूफ जो है वो मिलेगा थ्रू आधार कार्ड, आधार का नंबर से। तो आधार वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधार में जो एड्रेस लिखा रहता है वो परमानेंट एड्रेस होता है हमेशा, तो वो आधार वेरिफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है पैन, वोटर, डीएल, पासपोर्ट, ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सारा कुछ आप वेरीफाई अगर करेंगे तो आइडेंटिटी हिसाब से, आइडेंटिटी का जो है उनका जो खुद का जो आइडेंटिटी है वो आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन, डेफिनेटली मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। नंबर 4, फेस मैच, मतलब सेल्फी प्लस आईडी, ये दोनों चीज़ आप फेस मैच आप करा सकते हैं उसमें। नंबर 4, रेफरेंस वेरिफिकेशन, मतलब वो कोई रेफरेंस दे रहा है, दो रेफरेंस है, एक रेफरेंस दे रहा है, उसका वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। क्रिमिनल कोर्ट चेक, क्रिमिनल कोर्ट चेक आप कर सकते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सारा कुछ आप ई कोर्ट सर्विस में एक पोर्टल में जाके आप चेक करके आप देख सकते हैं कि उसमें सचमुच कोई उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल एलिगेशन, क्रिमिनल केस है या नहीं है, वो आप देख सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, वो हम लोग करा के आपको दे सकते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन जो स्टेटस है वो अभी मैंडेटरी है, करना पड़ता है, वो आप करा सकते हो। नेक्स्ट, ग्लोबल डेटाबेस चेक, वो भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल डेटाबेस चेक में आपको देख सकते हैं कि ग्लोबली उसका कोई क्राइम, मतलब कोई क्राइम रिपोर्ट है या नहीं है, उसका हाँ एग्जैक्टली कोई एक्टिविटी है या नहीं है, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस चेक, डेफिनेटली वो मैंने ऑलरेडी बोला, परमानेंट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस जो मेंशन किया वो देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, वो अगर सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और बोला कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो उसका भी एक वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं थ्रू एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। इनकम वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं कि उसका जो सैलरी स्लिप, आपका जो सैलरी स्लिप देते हैं या जो भी आप IT रिटर्न देते हैं, जो भी देते हैं, उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें से आपका इनकम वेरिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट रिस्क चेक, क्रेडिट रिस्क चेक मतलब वो डिफॉल्टर होता है नहीं होता है, वो कितना बैंक से लोन लेके फिर लोन नहीं दिया, वो सिविल रिकॉर्ड, वो सारा कुछ क्रेडिट रिकॉर्ड चेक वो भी हम कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं आप। पास्ट रेंट बिहेवियर, पास्ट जहाँ पर वो रेंट था उसमें कैसे उसका बिहेवियर था, वो भी हम चेक करके दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें इजी क्या होगा कि उसमें अगर हम लोग देखते हैं कि पास्ट रेंट बिहेवियर उसका सही नहीं है, पास्ट रेंट जहाँ पर वो था वहाँ पर वो डिस्टर्बेंस कर रहा था, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट रेंट बिहेवियर। नेक्स्ट, डिस्प्यूट और एविक्शन चेक, कोई भी डिस्प्यूट और एविक्शन उसके अगेंस्ट है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। और फिर फाइनल वेरिफिकेशन स्कोर एंड फाइनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको मिल सकता है। तो दीज ऑल आर द चेक्स जो हम लोग कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जस्ट इसको भी थोड़ा आप डिस्कस कर दिए, मैं हो जाता होने से टाइम नहीं लूँगा। एग्रीमेंट का ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या है, एग्रीमेंट फीचर्स में बता रहा हूँ। एग्रीमेंट फीचर्स से वैकेशन नोटिस, मतलब एग्रीमेंट क्या एग्रीमेंट फीचर्स हो सकता है हमारे जो पोर्टल में जो हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, सिर्फ रेंट एग्रीमेंट नहीं है, बहुत सारे एग्रीमेंट हो सकते हैं। तो क्या क्या एग्रीमेंट का फीचर्स हो सकते हैं, वो एग्रीमेंट के फीचर्स इसमें मेंशन है, जस्ट मैं रीड आउट कर रहा हूँ आप लोगों के मतलब जानने के लिए, नॉलेज के लिए। एक होता है वैकेशन नोटिस, वैकेशन नोटिस दे सकते हैं, मतलब लैंडलॉर्ड दे सकते हैं वैकेशन नोटिस। सेकेंड, एग्रीमेंट कैंसिलेशन, किसी रीज़न से एग्रीमेंट कैंसिलेशन कर सकता है वो, जो नहीं चाहता है कि और उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसको एक्सटेंड करने के लिए, तो एग्रीमेंट कैंसिलेशन कर सकते हैं। एग्रीमेंट रिन्यूअल कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुझे, मतलब मैं एक लैंडलॉर्ड हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक टेनेंट मिला है, मैं 11 मंथ्स हो गया, मेरा ओन एग्रीमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया, फिर से मैं ही चाहता हूँ रिन्यू कराने के लिए, मैं और टेनेंट भी चाहता है रिन्यू करने के लिए, और बोथ साइड जो है वो म्यूचुअली वो करना चाहते हैं रिन्यूअल, तो वो रिन्यूअल का जो एग्रीमेंट है वो कर सकते हैं।
एमिनिटीज़ रिव्यू कर सकते हैं, एमिनिटीज़ जो एमिनिटीज़ दिया है उसको कैसे ठीक ठाक है या नहीं है, क्या है नहीं है, उसको रिव्यू कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडीशन रिपोर्ट, प्रॉपर्टी का क्या कंडीशन है, कैसे कंडीशन में प्रॉपर्टी है अभी, मतलब आफ्टर 11 मंथ्स या सर्टेन पीरियड के बाद आफ्टर 6 मंथ्स प्रॉपर्टी का कंडीशन कैसे है, उसका एक रिपोर्ट हो सकता है। डिजिटल एनओसी लेटर मिल सकता है, डिजिटल एनओसी लेटर का अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो फिर उसका भी हम लोग जनरेट करके हम दे सकते हैं। नेक्स्ट रेंट इंक्रीज नोटिस, सपोज मुझे लगा कि मैं 20,000 में रेंट दिया है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ गया है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कॉस्ट मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया है, मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो एक हम लोग रेंट इंक्रीज नोटिस जो है वो हम लोग दे सकते हैं कि आपको 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इतना अभी रेंट इंक्रीज होगा। तो आप उसमें अगर कंडीशन में राजी हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो या तो आप छोड़ सकते हो। नंबर 4 डिपॉजिट सेटलमेंट स्टेटमेंट। डिपॉजिट सेटलमेंट जैसे होता है, डिपॉजिट जैसे आपका 3 महीने का डिपॉजिट, 4 महीने का डिपॉजिट, 2 महीने का डिपॉजिट, वो डिपॉजिट सेटलमेंट कैसे हो रहा है वो उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब जो लास्ट 2 मंथ्स का वो जो रेंट का एडजस्ट कर रहे हैं या फिर वो दे के फिर वो रिफंड ले रहे, जो भी हो उस सेटलमेंट का जो भी पार्ट है वो डिपॉजिट सेटलमेंट स्टेटमेंट उसको मिलेगा। नेक्स्ट टेनेंट एग्जिट चेकलिस्ट, जो टेनेंट का जो एग्जिट का मतलब टेनेंट जब जा रहा है उसका एक चेकलिस्ट होता है, वो चेकलिस्ट का भी एग्रीमेंट आपको मिलेगा, उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो भी आपको देखेगा। और ब्रोकर रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट, मतलब ब्रोकर का भी एक रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट जो है वो भी हम लोग जनरेट करके आपको देंगे। तो ये हो गया एग्रीमेंट फीचर्स। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या होगा, इसमें मंथली रेंट लेजर, मतलब मंथली क्या रेंट है, रेंट कब मिल रहा है, कौन सा तारीख में रेंट मिल रहा है, वो सारा कुछ ये इनवर्स वो रेंट लेजर में मिल जाएगा, मनी रिसीट वगैरह सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। यूटिलिटी लेजर मतलब वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्सेशन बिल या मेंटेनेंस बिल, जो भी है यूटिलिटी लेजर वो उसमें उस लेजर में उस इनवर्स में मिल जाएगा यूटिलिटी। मेंटेनेंस लेजर, मेंटेनेंस अलग से मेंटेनेंस लेजर उसको मिल सकता है। लेट फी ऑटो कैंसिलेशन, ये भी है। लेट फी ऑटो कैंसिलेशन मतलब अगर मतलब लेट फी वो करते हैं, मतलब लेट पेमेंट वो करते हैं तो ऑटो कैंसिलेशन का जो मोड है वो हो जाएगा, ऑटो कैंसिलेशन एग्रीमेंट मेंशन रहेगा तो वो फिर ऑटो कैंसिलेशन वो ये हो जाएगा। इनवॉइस पीडीएफ, मतलब जो भी इनवॉइस है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको, मतलब इनवॉइस को पीडीएफ में मिलेगा। एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन हो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सेल और पीडीएफ से आप एक्सपोर्ट मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप थ्रू एक्सेल फॉर्मेट से या पीडीएफ फॉर्मेट से। नेक्स्ट डैशबोर्ड, आपके पास एक डैशबोर्ड पूरा होगा, डैशबोर्ड में आपको सामारी पूरा मतलब शो करेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या पेंडिंग है, क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं है, सारा कुछ एक डैशबोर्ड पे पूरा मेंशन रहेगा। टेनेंट एग्जिट चेकलिस्ट उसमें दिखाएगा, जो इसमें भी है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में दिखाएगा। टेनेंट बिहेवियर रिपोर्ट इसमें दिखाएगा, टेनेंट बिहेवियर का रिपोर्ट कैसे है वो उसमें भी वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में मैनेजमेंट में मिलेगा। और ब्रोकर रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट इसमें भी होगा, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में होगा। तो ये है गुड, अच्छे से डिस्कशन किया, ठीक है। तो मेनली लगभग हम लोग को जो सेशन है कंप्लीट होने के लिए और ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी जो सेंट्रल जो मैसेज है, ये जो आप डिस्कशन किया बहुत अच्छा सा है। एग्रीमेंट एंड ट्रांजैक्शन जो मॉडल है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो मॉडल है, ये एक्चुअल टेनेंट और प्रॉपर्टी ओनर बोथ मैनेज करेगा। और ये एक टेनेंट के लिए हेल्पफुल है और ओनर के लिए भी हेल्पफुल है। अभी ये हेल्प कौन किया ना, ब्रोकर ये प्रोसेस का एडुकेट किया, ठीक है। खुश होगा कि नहीं होगा, प्रॉपर्टी ओनर खुश होगा, ठीक है। अभी कोई इसको मान लीजिए 50% लोग इसको मैनेज करेगा और 50% लोग बाहर वाली जैसे ही चल रहा है मैनेज करेगा, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को अभी जो सेंट्रल जो मैसेज है, जो 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन सिंगल क्लिक में, मेन जो मैसेज है हम लोग को साथ कोई भी रेंटल जो रेंटल ओनर के साथ मैंने जो घर देने वाला है, यदि डील करना चाहता है, जो बिजनेस कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है, हम लोग को 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन ले सकता है। तो उसी हिसाब से उसको टेनेंट वेरिफिकेशन हेल्प हो जाएगा, रेंट एग्रीमेंट का उसको हेल्प होगा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का हेल्प होगा। तो मेरा बोलना के मतलब यही है, जो ब्रोकर फेल हो रहा है
ठीक है, प्रॉपर जो सिस्टम नहीं है तो एक प्रॉपर इसको सिस्टम मिलेगा, क्योंकि ब्रोकर के मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या करना है, डील क्लोज करना है, पैसा लेना है, सिंपल है। अभी ये करने से इसको दिक्कत क्या है ना, प्रॉपर्टी ओनर के बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मेरे को एग्रीमेंट करा दो, टेनेंट के वेरिफिकेशन करा दो, ये दोनों मेन है, ठीक है। तो ब्रोकर के पास इंस्टेंट सॉल्यूशन थकेगा, टेनेंट वेरिफिकेशन, रेंट एग्रीमेंट, और फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी एक ब्रोकर के थ्रू से ओनर के मिल जा रहा है। अभी मान लीजिए घर फिर नेक्स्ट टेनेंट आने वाला है, मैंने वहां पर मैंने छोड़ दिएगा, घर छोड़ दिएगा, वैकेट हो रहा है, तो प्रॉपर्टी ओनर खुद लिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ब्रोकर लिस्ट करने के लिए डरता है जो और भी लोग चलाएगा, बट ये रॉन्ग थिंकिंग है। तो आगे भागे हम लोग इसके ऊपर अलग वीडियो से हम लोग बात करेगा, ठीक है। तो 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन के अंदर यही मेन प्रोसेस है। कोई भी ब्रोकर ओनर हम लोग को वेबसाइट के बाद हम लोग को जो नंबर मेंशन होगा तो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा जो आपको जो क्लोजिंग जो पार्ट है अच्छा से आप इसको क्लोज कर दीजिए, एकदम, ठीक है। एकदम। तो जो मनीष सर ने जो बोला है अभी बहुत ही अच्छे से, ये है कि 4 स्टेप जो सोल्यूशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो 4 स्टेप सोल्यूशन का जो बात है, जितना भी आप लोग व्यूअर्स है, जितना भी आप लोग चाहते हैं कि इस बिज़नेस में आने के लिए, मतलब एज ए ब्रोकर, जो भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है या रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इस मॉडल को फॉलो कीजिए, इस मॉडल के ऊपर आप काम कीजिए, आपके लिए इजी होगा, आपके लिए प्रोसेस बहुत इजी होगा, और आप आज जितना भी अर्निंग कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होगा। थ्रू प्रोसेस, थ्रू सिस्टम आपको अर्निंग होगा, और आपको स्मूथ प्रोसेस होगा, कोई डिस्प्यूट, कोई लिटिगेशन, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा ट्रांसपेरेंट एक पॉलिसी है, ट्रांसपेरेंट एक प्रोसीड्योर है। इसमें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई चिंता, कोई वरी, कोई कुछ नहीं होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इसको फॉलो कीजिए, 4 स्मार्ट सॉल्यूशन, मतलब 4 जो स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन है इसको फॉलो कीजिए। और हम लोग का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल से हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। और भी अगर आपको चाहता है कि लग रहा है कि और भी क्वेश्चंस है आपके मन पे जो हम लोग डिस्कस नहीं किया या स्किप हो गया, तो आप लोग हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं या हम लोगों को कॉल करके हम लोगों को बोल सकते हैं। हम लोग उसका डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई देंगे, या आपके साथ डेफिनेटली कांटेक्ट करके आपका जो भी क्वेरी हो, क्वेरी को हम लोग डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। नहीं, और एक चीज़ हम लोग मिसिंग हो गया, जो ब्रोकर है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उसको माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, जो रेट चेक एक्चुअल किसी को साथ डील नहीं कर रहे हैं, ना टेनेंट के पास कमीशन लेगा, ना ब्रोकर के पास कमीशन हम लोग लेगा, ना प्रॉपर्टी ओनर के साथ कमीशन हम लोग को मिलेगा, ना हम लोग डिमांड करेगा, ठीक है। क्योंकि माइंड में क्वेश्चन हो सकता है जी हम लोग क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग एज ए प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई लिस्ट कर सकता है, बट ये वेरीफाइड प्रॉपर्टी ओनर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, हम लोग को जो सर्विस है, हम लोग को जो एक्सपर्टीज है, और 14 ईयर से हम लोग जो काम कर रहे हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ऊपर, जो टेनेंट वेरिफिकेशन जैसे बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोग को थ्रू से वेरिफिकेशन प्रोवाइड हम लोग करेगा। ऑनलाइन पूरा पोर्टल सिस्टम है, और इंस्टेंटली उसको रिपोर्ट मिल जाएगा। कुछ रिपोर्ट रिक्वायरमेंट हिसाब से थोड़ा लेट हो सकता है, 2 डेज 3 डेज, ठीक है। और रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। तो मेनली हम लोग को जो रेवेन्यू जो अर्निंग है कंपनी का, एक टेनेंट वेरिफिकेशन का, एग्रीमेंट का, ठीक है, वो भी मिनिमम एफोर्डेबल प्राइस में वो मिलेगा, जहाँ पे जो ब्रोकर है उसको भी बेनिफिट है, वो अलग करके प्रॉपर्टी ओनर के चार्ज कर सकता है, ठीक है। उसको पर्सनल मैटर है कितना चार्ज लिएगा कि नहीं लिएगा, तो हम लोग एक एफोर्डेबल मिनिमम एक प्राइस के अंदर तो इसको मिल जाएगा, ठीक है। जो रेंट एग्रीमेंट और टेनेंट वेरिफिकेशन यही कॉस्ट है, बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पे, ठीक है। तो आज के डेट में मेरा साइड में ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
तो आप यदि और कुछ बताना चाहिए नहीं, तो और कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो गया। मुझे लगता है कि और कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, और मुझे लगता है कि पूरा क्लैरिटी आ गया आप लोगों को। तो आप, अगर आप लोगों को फिर भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग रेड चेक टीम से। और रेड चेक टीम हमेशा सपोर्ट देने के लिए रेडी है। तो 24/7 तो हम लोग डेफिनेटली आपका जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी है, हम लोग उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन या क्वेरी को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।